নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছো আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আন কোনো নহয় আপোনালোকৰ বহুতৰে পৰিচিত স্বয়ং শশী থাৰুৰ এক বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব 25খনৰ অধিক কিতাপ লিখিছে ইউনাইটেড নেশ্যনছত তেওঁ আছিল অতি উচ্চ খাপৰ বিষয়া 2007 চনলৈকে ইউনাইটেড নেশ্যনছত তেওঁ কাম কৰিছিল ইয়াৰ পিছত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি ৰাজনীতিত যোগ দি 5 বাৰকৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু শশী থাৰুৰৰ আৰু এটা বিশেষণ আছে সেইটো হৈছে যে মই ভাবো যে পৃথিৱীৰ 10 জন বিশেষ মানুহৰ ভিতৰত শশী থাৰুৰ এজন যিজনে দুৰ্বুদ্ধ ইংৰাজীৰে পৃথিৱীত এক চমক সৃষ্টি কৰি গৈছে কিন্তু আজি আমি ডিপ্লোমেট শশী থাৰুৰক মতা নাই আমি লেখক শশী থাৰুৰক মতা নাই অথবা ইংৰাজীৰ সেই চমক সৃষ্টিকাৰী শশী থাৰুৰক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই শশী থাৰুৰ আজি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁৰ বিপৰীতে উঠিছে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে স্বয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই আমি শশী থাৰুৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গুৱাহাটীৰ কেম্পেইনৰ সময়ত আমাক কিছু সময় দিছে আমি শশী থাৰুৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বিষয়ে মিষ্টাৰ শশী থাৰুৰ ওয়েলকাম টু আৱাৰ ষ্টুডিঅ উই আৰ গ্ৰেটফুল টু ইউ ফৰ গিভিং আছ so much of time Mr. Shashee Tharoor I have seen 1 hour back I have seen you in television addressing a media conference here in Pradesh Congress office you were speaking fantastic Hindi जबरदस्त हिंदी बोलते हैं आप बहुत शुक्रिया मैं हिंदी बोलना पसंद करता हूं हमारे राजनीति में तो हिंदी बोलनी बड़ी जरूरी है yeah but my Hindi is horrible so I would like to ask you in English and please reply in Hindi for the convenience of our viewers so बहुत शुक्रिया sure so while Mr. Jaswant Singh was in campaign trail for presidential election he was the common opposition candidate I was asking him that why you are contesting in election numbers are not in your favor and you are fighting a losing battle if I put same question to you what would you reply because he replied in such a way that if you anticipate your defeat before the battle then why there was a need for second battle of हिंदी में हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त उत्तर दिया उन्होंने आपको क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ मन में हार के बारे में सोच के आप करने लगेंगे तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि आप जो भी आप कोशिश कर रहे हैं वो तो आप बिल्कुल ठीक तरह नहीं कर सकेंगे मैं सोचता हूँ जैसे ने गीता हमें सिखाया अगर आपका एक फ़र्ज़ है एक धर्म है एक ड्यूटी है एक कर्तव्य है आप उसको करनी चाहिए और सोचिए मत कि हार या जीत अंत में क्या होगा यू गो बाय गीता ओनली हाँ अगर आप सफल होंगे असफल होंगे अगर कुछ करने लायक है तो ठीक तरह आपके पूरा दिल पूरा मन देखिए कीजिए तो यही मैं करता हूँ What message you want to give to the Congress rank and file by contesting this election? देखिए मैं पहली बात यह है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर भी लोकतंत्रता हो सकते हैं जी एक बड़ी ज़रूरी है कि हमारे देश में लोग समझे अभी आप देखिए कि कांग्रेस एक ही पार्टी है पूरे देश में जो अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई और पार्टी में ये नहीं होता तो ये अच्छी चीज़ है अगर हम अच्छी तरह चुनाव लड़ा के लोगों को दिखा सके कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी का कोई असल मतलब है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्रता सही में है मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा दूसरे पार्टियों के लिए दूसरी बात है मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि पिछले 2 चुनाव में हमारी पार्टी 2019 में 19% ले लिया उसके पहले 2014 में भी 19% था ये 19% पे रहना नामुमकिन है हमको अगर एक दिन सत्ता में वापस आना है उसका मतलब है हमें वोट परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा दैट डिपेंड अंत में तो हम आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे ये जो गठबंधन की साझेदारी है गठबंधन की पॉसिबिलिटीज़ है उसके अनुसार हम बोलेंगे कि अगर 26 से दूसरों के साथ हम 45 तक पहुंच सकेंगे तो अंत में हम सत्ता में आएंगे लेकिन मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि मोदी जी 300 सीट लिए 37% के साथ जी और ये 37% का मतलब है कि 63% लोग उनके खिलाफ थे को वोट नहीं दिए तो हम चाहते हैं कि ये 37% उनके लिए काफ़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो
63% 40 पार्टी ने ले गए, हम उसको ज़रा सा एक ही मंच पे लेके आके सारे पार्टी नहीं, लेकिन जो पार्टी वोट डिवीजन कर सकते हैं, हमारे वोट के विभाजन हो सकते हैं, उनको एक ही मंच पे ले आके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम कोई गठबंधन बनाए तो उससे भी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस का वोट तो बढ़ाना पड़ेगा, हमें 19% पे नहीं रह सकेंगे, हमको वोटर्स को अतिरक्षित करके हमारी पार्टी में वापस ले आना पड़ेगा। ये करने के लिए अगर हमारी पार्टी में एक विकेंद्रीकरण हो जाए, हमारे पार्टी के नीचे स्तर के लोगों को शक्तिकरण मिले, मेरे ख्याल में हमें एक नई ऊर्जा से हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लड़ेंगे और उससे भी जनता प्रभावित होंगी, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि पार्टी ये नई कांग्रेस है और नई कांग्रेस के साथ मेरे ख्याल में वोटर्स जुड़ेंगे। You mean to say that you want to revitalize Congress party? जी। So there is a popular notion that only Gandhi family can keep the Congress house in order. What is your take? देखिए, मैं गांधी परिवार को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल में हमारी गांधी परिवार के खून भी कांग्रेस पार्टी के डीएनए में मिले जुले हैं 100 साल से, एक शताब्दी से। तो आपको पता है कि इसके लिए गांधी परिवार का जो स्पेशल रोल है कभी कभी जाएगा नहीं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि गांधी परिवार ने ही तय किया कि वो लोग पार्टी नहीं चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई और आए और वो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। जब मैं लड़ने के लिए सोच रहा था, मैं तीनों गांधी से मिल ले समझने के लिए कि उनके मन में क्या है, और तीनों ने कहा आप हिम्मत से लड़िए, हम एक असली चुनाव चाहते हैं, हमारे तरफ से ना कोई आधिकारिक उम्मीदवार होगा ना कोई फेवरेट, हम तो निष्पक्ष रहेंगे। तो इसी स्थिति में मैंने कहा कि अगर वो चाहते हैं और वो खुद वापस आना नहीं चाहते हैं तो मैं इस जिम्मेदारी में मैं इस चुनौती में फेस करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं उम्मीदवार बना। आपको ये भी जाननी चाहिए कि गांधी परिवार हमें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। एक उदाहरण देते तो मैं राहुल गांधी जी के साथ था भारत जोड़ो यात्रा में, और वहाँ क्या देखा हम कन्याकुमारी में और केरला में मैं 3 दिन के साथ चला कि लोग इतने खुश थे कि राहुल गांधी जी अभी रास्ते में खड़े हैं, मार्च कर रहा है, यात्रा कर रहा है, कि 6:30-7 बजे सुबह से हज़ारों लोग आके बहुत आवेश से, बहुत ऊर्जा से उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जनता हमारे पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो ये चुनाव तो 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये यात्रा आपको पता अगले साल तक चलेगी। तो उसका मतलब ये है कि राहुल गांधी वो करते हुए हमारे पार्टी में एक बहुत मेजर फोर्स होगा, अध्यक्ष न होने के बावजूद भी। ओके, सो व्हाट रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम राहुल गांधीज भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, मेरे ख्याल में 2-3 रिजल्ट है। एक तो है कि जनता को ज़रा जगाने का कि कांग्रेस पार्टी है और सिर्फ है नहीं, हम रास्ते में हैं आपके साथ, कि आप हमको देख सकते हैं। आपको पता है कि मोदी सरकार ऐसे चल रहा है कि सारे नेता बहुत दूर से हैं। एक मोदी जी भाषण देते हैं मंच से और टीवी पे, लेकिन किसी को मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को मिलना, उनसे बात करना, उनसे प्रश्न पूछना नामुमकिन है। आपको पता है कि इस 8-8.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न के जवाब भी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। तो इस किस्म के नेतृत्व एक साइड पे, और हमारे साइड पे देखिए राहुल गांधी रास्ते में चले हैं, आपसे मिलने के लिए तैयार है, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके मतलब क्या है? जनसंपर्क, और इसका तो बहुत भलाई होगी। तीसरी बात, हमारी इच्छा है कि इसके साथ लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ और देखेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट भी दे देंगे। ये तो अभी देखना चाहिए कि ये कैसे चलेगा। In the Congress rank and file, there is an anticipation or a popular notion amongst them that Mallikarjun Kharge is the official candidate of Gandhi family. How do you observe it? जैसे मैंने कहा, गांधी परिवार ने और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मुझे डायरेक्टली कहा कि कोई भी आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, और ये भी है कि वो खुद निष्पक्ष है। और मधुसूदन मिस्त्री जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो उनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोल रहे हैं सब लोगों को कि हमारे तरफ से
ये फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे, कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, और हम चाहते हैं कि सब लोग किसी के लिए भी वोट करने के लिए तैयार हो जाए। Mr. Rahul Gandhi failed to keep his house in order. So many senior leaders like Jyotiraditya Chindia, Ghulam Nabi Azad, Kapil Sibal, our Susmita Dev, Mukul Sangma, all left Congress. So how do you observe this? Did they think that this is a sinking ship and we should desert it? देखिए, जो भी वो सोचा उनको ही बोलने दीजिए, मैं जरूर, कैसे बोलूं जरूर। उनके मन में क्या था। Appreciate मैं सिर्फ first। ये बोलूँगा कि अगर उनको हमारी पार्टी से उनकी विश्वास छूट गई तो मैं चाहता हूं कि विश्वास वापस लेके आए। मैं जो करना चाहता हूं हमारे पार्टी को, जो मेरा घोषणा पत्र जो है इस चुनाव के लिए, उसने जो कुछ मैंने पार्टी के लिए कहा, विकेंद्रीकरण, शक्तिकरण, ये सब रिजुविनेशन, जो भी हमने बात कर रहे थे, तो ये सब करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में आत्मविश्वास पैदा हो जाए। हम तो एक पुनर्जीवित कांग्रेस को ले आने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस, अगर थक गए थे, अगर कांग्रेस का खुद में जो विश्वास कुछ नेताओं के थे वो छोड़ के चले गए, ये सब रुक के हम एक और बार ये आत्मविश्वास हमारे पार्टी के अंदर पैदा करके हम आगे बढ़े, ताकि जो लोग हमें छोड़े भी छोड़ेंगे नहीं, और जो छोड़े शायद वापस भी आएंगे। So tell our viewers that 3 ideas you have in your mind as a Congress president you want to do. मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर पार्टिसिपेशन को ब्रॉडन करने के लिए मैं वर्किंग कमेटी को पे चुनाव चलेंगे। हमारे संविधान में लिखे हैं कि वर्किंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए। सेकंड, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड जो थे रिवाइव करूंगा, ताकि हमारे जो अध्यक्ष है उनको उपदेश मिलेगा दूसरे सीनियर लीडर्स से। तीसरे, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर विकेंद्रीकरण हो जाए, ताकि सारे डिसीजंस दिल्ली में नहीं ले जाए। अगर एक राज्य का अध्यक्ष, पीसीसी प्रेसिडेंट, किसी डीसीसी प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष को अपॉइंट करना है, आज की स्थिति है कि वो उसको दिल्ली भेज के कांग्रेस अध्यक्ष का अप्रूवल चाहिए। मैं ये सब बंद करूंगा। मैं कहूँगा कि आप ही है इसका नेता, आप ही तय कीजिए। आपको जानना चाहिए आपके राज्य में कौन कौन है, कितने कामयाब है, कौन काम कर सकेंगे। तो इस किस्म से डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जवानों को, महिलाओं को ज़्यादा लेके आएँ। मेरे जो, आपको शायद मालूम है कि मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को निभाता हूँ हमारे कांग्रेस संगठन के अंदर, और वहाँ मैंने एक नियम किया है कि हमारे जो 3 पोस्ट है हर लेवल पे, चैप्टर पे, स्टेट पे वगैरह, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उन तीनों में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। तो मैं इस किस्म से, और मैंने कहा कि अगर आपको महिला नहीं ले सकेंगे तो वो पुरुषों का अपॉइंटमेंट भी हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो अगर आपको एक इफेक्टिव विमेंस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, महिला के जो प्रतिनिधित्व इसमें पार्टी के अंदर होने चाहिए, इस किस्म के नियम पार्टी में भी ले आना चाहिए। और अंत में मैं ये भी कहूँगा कि जो कुछ हमने कहा है पार्टी के अंदर बदलने के लिए, ये सब हमारे घोषणा पत्र में है। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, सारे लिखे हैं। तो ये सब है हमारे इनिशियल एक्शंस। दूसरी चीज़ हमने कहा गठबंधन के बारे में, हर प्रदेश में जाके हमारे कार्यकर्ताओं से मिले और वहाँ के जो पोटेंशियल लाइक माइंडेड पार्टीज है उनसे भी मिले। तीसरी बात है कि हर जगह जाके हमारे मैसेज, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, भारत के भविष्य के बारे में, और जो आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके बारे में बोलते रहना। हम चाहते हैं एक समावेशी भारत, इंक्लूसिव इंडिया, सब लोग के एक साथ ले जाना चाहते हैं। हम कभी नहीं मानेंगे जो भाजपा कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, नहीं, ये सबका राष्ट्र है, और हम सब लोग को एक साथ ले जाना चाहते हैं। You mean to say that you want a wide women participation in the party. Mr. Shashi Tharoor, you are one of my favorite writers. Thank you. I have gone through at least 10 books penned by you. But you are very, very popular amongst the ladies, the Mahila. What is your USP? I don't know, I just try and behave with respect, that's the only thing. I certainly believe that women and men are in many ways meant to be together, to coexist together, to work together. And I disapprove of any approach in our society that is patriarchal, that puts women
इन प्लेस। कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाओं को सिर्फ रसोई घर में और घर के अंदर बैठा के, या बच्चों को देखना, खाना खिलाना, ये सब करने की काम है। मैं नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि औरतों को जो भी मर्द कर सकते हैं औरत भी कर सकते हैं। आपका काम, मेरा काम, कोई भी औरत कर सकते हैं। लेकिन औरतों ये भी कर सकते हैं जो कोई पुरुष नहीं कर सकते। वो बच्चा पैदा करना छोटी सी बात नहीं है, वो भी वो कर सकते हैं। तो महिलाओं को हम बहुत इज्जत देनी चाहिए। वो हम पुरुषों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो लोग हमारे काम सब कुछ कर सकते हैं और उनका स्पेशल काम भी वो करते हैं। तो सोचिए कितने महत्वपूर्ण है महिला। Last couple of weeks, your schedule has been very erratic, very busy, very hectic. बिल्कुल। But still you look so fresh every day. How come? थक गया हूँ सर। मैं क्या कहूँ आपको। What is the प्राग secret? टेलीविजन में मैं कैसे कहूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। लेकिन यही सही है। हम तो सुबह सुबह उठ के फ़ोन पे हैं, लोगों को संपर्क करते हुए हम एक एक जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपके जैसे लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हमें तो नींद बहुत कम मिलती है और रेस्ट तो नहीं मिलता। गला ख़राब हो गया, आपने मेरी खांसी सुनी। तो इसी हालत में हम चल रहे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद, चुनाव के बाद, ज़रा सा शांति भी मिलेगी मेरे ख्याल में। देखेंगे, अगर मैं जीता तो शांति वो भी नहीं होगा। What will you do if you lose? देखिए, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, निरंतर हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी के एक अंग हूँ। हमें आपको पता है कि केरल का तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी जो है, उसका प्रतिनिधि हूँ मैं लोकसभा में 3री बार। तो मुझे बड़ी ज़रूरी लगती है कि मेरे जन जो है, मेरे वोटर्स जो मेरे ऊपर कोई विश्वास, उनके भरोसा दिया है कि मुझे वोट देके उनके प्रतिनिधि बना, उनके भी विषय पे ध्यान रखूं। अब तो मैं पूरा देश दौड़ते रहा हूं इस चुनाव में, लेकिन मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ भी ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। Had Rahul Gandhi contested the election, would you have contested? देखिए, सोचने की बात है, क्योंकि गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय है और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता गांधी परिवार को बहुत पसंद करते हैं। तो वो चाहते होंगे कि गांधी परिवार के कोई आए। तो अगर हम कोई गांधी परिवार के उम्मीदवार होते तो उनको चैलेंज करने में सोचना पड़ेगा, 1 बार नहीं 10 बार, क्योंकि हार तो सर्टेन है, उसमें कोई शक नहीं होगा। और शायद काफ़ी इतनी बुरी तरह से हार होगी कि जो कुछ आप बताना चाहते थे पार्टी के बारे में, उसका मौका ठीक तरह नहीं मिलेगा। तो शायद उस कंडीशन में हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों कंटेस्ट करें। लेकिन जब खरगे साहब, जो मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं उनके साथ काम भी किया हूं, लोकसभा के अंदर हम दोनों काम किए एक साथ, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा मेरे 2nd टर्म के समय। तो खरगे साहब के साथ मैं सोचता हूं कि कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी एक ही है, एक ही पार्टी के सहयोगी है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं को दिखाऊं कि मेरे एक अलग संकल्प है, पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं, लेकिन पार्टी के काम करने की तरीका, ये कैसे बदल ले। तो ये काम करने की तरीका मैं बदलूंगा। और खरगे साहब नेतृत्व का अंग है, मैं तो बदलाव या परिवर्तन का उम्मीदवार है, वो नेचुरली नेतृत्व का उम्मीदवार है। ये फ़र्क है हमारे दोनों। You are in the fray with a specific agenda, specific plank, and you have happily coming out to contest. Why Ashok Gehlot was so reluctant to contest? गहलोत साहब तो मुख्यमंत्री है, वहाँ तो हाथ में एक सरकार चलाना है, वहाँ चुनाव भी आने वाला है। वो शायद चाहता है कि उस चुनाव में वही आगे चले। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ये प्रश्न जो मुझे पूछा, गहलोत साहब से पूछना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक्चुअल राज्य को चलाना, जो सत्ते में बैठ के मुख्यमंत्री के रूप में चलाना, शायद उसके लिए ज़्यादा बेहतर लगा कि पार्टी के अध्यक्ष बनना। Mr. Shashi Tharoor, if I say that in 2024 BJP will get overwhelming majority and India is heading for a theocratic state, how do you observe this? मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम आत्मविश्वास से हम इस लड़ाई लड़े, मेरे ख्याल में विपक्ष का मौका 24 में ही है, 24 में ही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको याद दिलाया था, 63% हमारे देश के वोटर्स मोदी जी सरकार के खिलाफ है। और वो क्या क्या है जनता के लिए। मैं एक उदाहरण दे दूं। इस प्रचार के समय बॉम्बे में मैं एक भाषण दे रहा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नहीं, जनरल पब्लिक, 500 लोग थे एक हॉल में। मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, मैंने कहा कि ये 8.5 साल में क्या सरकार ने आपके लिए कुछ भी किया जो आपके जीवन को बेहतर किया है?
और ये 500 लोगों में एक ही औरत हाथ उठाया, बाकी 499 ऐसे ऐसे सिर को झुका रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो जब जनता के जीवन को बेहतर नहीं किया सरकार, उनको वोट क्यों मिल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वोट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनके मन में अभी भी शक है कि क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है, क्या कांग्रेस पार्टी कामयाब है। तो मैं दिखाना चाहता हूं इस चुनाव के बाद कि कांग्रेस पार्टी तैयार है, और सिर्फ तैयार नहीं, हम कामयाब भी है लड़ने के लिए और दोबारा इस देश को चलाने के लिए। भूल जाइए मत, हमारी पार्टी जो 10 साल का काम किया मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा काम किया। हर साल 1 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए जी। ये सब कांग्रेस पार्टी का काम था। मनरेगा करके हमारे ग्रामीण देश के लोगों जो गरीब थे उनको रोजगार मिले जी। आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि आपके टैक्स पैसे कैसे खर्च। लेकिन मोदी जी तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते हैं, प्रश्न नहीं लेते हैं। तो ये सब आपको, अगर आप हमारे लोकतंत्र में ये सब वापस चाहिए तो वो सब बंद करना चाहिए। हम मोदी सरकार को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी को वापस लेके आना है। Now you said that Manmohan Singh did lot of jobs. Really, he done a very fantastic job. 1 billion people came over below poverty line. No, 10 million a year, 1 crore a year 1 came crore, above. yeah, fine. So for 10 years, 10 crore. Yeah, 10 crore. So why Congress failed to encash that? अब तो एक अलग बात है, आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई विवाद भी थे। आपको याद है CAG रिपोर्ट कि 1,76 लाख करोड़ नष्ट हो गया था 2G में। अगर 2G में ऐसा कोई स्कैम था तो हमारे बीजेपी सरकार ने 1,76,000 करोड़ क्यों नहीं बनाए 3G से, 4G से, 5G से। बात यह है कि इतना पैसा नहीं था कभी, वो रिपोर्ट ठीक नहीं था। दूसरी बात यह भी है, सिर्फ रिपोर्ट की बात नहीं, कि हम चाहते थे कि हमारे लोगों को के हाथ में एक अफोर्डेबल टेलीफोन हो जाए कि अगर आप फोन करें। एक ज़माने में हमारे नेतृत्व के समय भारतीय टेलीफोन इस्तेमाल करने वाले सबसे कम रेट पैसे दे रहे थे जी। पूरे दुनिया के टेलीफोन यूजर्स के मुताबिक हम तो सबसे नीचे रेट थे। और ये सब क्योंकि हमने हमारे स्पेक्ट्रम 2G के लिए सस्ते रेट में भेज दिया। तो अभी आप कहते हैं कि सस्ते रेट में मत भेजो, और आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था। पहली बात ये, इतना ज़्यादा पैसा किसी ने नहीं कमाया जी। दूसरी बात यह है कि हमारे टेलीफोन इस्तेमाल करने वाले को कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी फ़ोन बिल देने के लिए। तो ये पॉलिसी की बात है, ये CAG की बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब गलती हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो अन्ना हज़ारे साहब का मूवमेंट एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ये तो अभी उसने एक इमेज दिया कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए है कांग्रेस। सही नहीं थी, लेकिन ये 2G स्कैम की बात और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हज़ारे और काला धन की बात वगैरह, ये सब के कारण हमें 2014 10 साल अच्छा काम करने के बावजूद हमने हारे। 2019 में आपको पता है, हम तो अगर अर्थव्यवस्था पे लड़ सकते तो हम जीतते, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरा था। नोटबंदी भी आई थी जी, लेकिन पुलवामा हुआ और ये लोग बालाकोट किया और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और 56 इंच की छाती के बारे में बोल के वो लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम में, देश के नाम पे वो लोग वोट जीत लिया। तो देखेंगे ये बार बार करना इतना आसान नहीं होगा उनको। Today, the hunger index has been released and India's position has been slipped from 100 to 107. How do you observe this? दुखित बात है, अगर हमारे देश में अभी भी लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, आपको पता है कि ये बहुत अन्याय है हमारे देश में। मैं चाहता हूँ कि सुपर पावर के बात और विश्वगुरु की बात करने के अलावा हम हमारे साधारण लोग के पेट में खाना भर के देना चाहिए। So, RSS General Secretary Mr. Dattatreya Hasbole, he is also openly criticizing Modi government for his economic policies and other things. Do you think there is something going wrong or something is rotten? देखिए, ये अर्थव्यवस्था के प्रश्न में मैं कहूँगा कि मोदी सरकार को बहुत जवाब देने हैं कि क्यों नोटबंदी किए जो हमारे अर्थव्यवस्था के रेट ऑफ ग्रोथ को
2.5% कम किया, 2.5% कम किया। ये भी पूछना है कि हमारे बेरोजगारी के आंकड़े जो है, जो हमारे इतिहास में इतने बुरे नहीं थे, 2021 में जो कुछ देखे, सबसे बुरे आंकड़े एवर सिंस वी स्टार्टेड कीपिंग फिगर्स। तो ये आप बताइए मोदी सरकार ये क्यों हुआ? तीसरी बात है, मोदी सरकार जो आप 2014 में आप शिकायत कर रहे थे कि रुपये का वैल्यू गिर रहा था, कि 44 रुपया पहुंचा था, सरकार भी गिर रहा था। कहाँ, अभी मोदी सरकार में अभी 80 से ज़्यादा 83 रुपये के पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? और चौथा प्रश्न जो जवाब नहीं दिए, जब हमारे देश के लोग ये सब कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो महंगाई क्यों बार बार बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे लोग बाजार जाके साधारण खाने पीने की चीज़ें भी खरीदने में उनको दिक्कत आ रही है। तो ये सब जब तक मोदी सरकार जवाब नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में आरएसएस नहीं, कांग्रेस भी उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सो फ्री रेवरी, मुफ्त का रेवरी, बट मोदी गवर्नमेंट himself, he has enlisted at least 35 to 40% people in the list of beneficiaries. So they are ensuring vote by giving cash or kind. So how Congress party will fight back in? हम भी देते थे लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा। हम भी देते थे लेकिन हमने कहा जनता को ये आपके हक है, या सरकार के पैसे नहीं, जनता के पैसे है, जनता का हक है, अब ये ले लीजिए। और हमारे तरफ से जो हम कर रहे थे, लोग उनको हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वेलफेयरिज्म, पॉवर्टेरियनिज्म, ये सारे बातें हमारे माध्यमों में पढ़ सके। मोदी जी वही कर रहे हैं जो हमने कर रहे थे। कभी कभी नाम बदल लेते, जैसे हमारे डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर को नाम बदल के जनधन के दिया। तो जनधन शायद बेहतर नाम है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी का आइडिया था। नए बैंक अकाउंट्स खोलना मनमोहन सिंह का आइडिया था। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इस सरकार ने नाम बदल लिया लेकिन काम तो नहीं बदल लिया। काम तो यूपीए सरकार से कम किए हैं सरकार ने, लेकिन पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा में ये लोग बहुत गुरु है। ये लोग इसी में चल रहे हैं। सबको आपको पता है कि अब ये लोग लाभ भर्ती के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, लाभ भर्ती। तो जो भी हमारे देश में कुछ भी मिला वो तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही मिला है। लेकिन वो मिलने के बाद भाजपा के जो सारे प्रचार करने वाले जाके कहते हैं कि मुफ्त, देखिए आप लाभ भर्ती है, आपको धन्यवाद कहना चाहिए मोदी जी को और भाजपा को, वही आपको ये सब दिया, और ये कह के वोट मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में वो जिस काम आपने उनको दिया वोट देके, वही उसी काम कर रहा है। इसमें कोई स्पेशल प्राइज मिलने की खास जरूरत नहीं है। और आपने 2 बार चुन लिए तो कुछ न कुछ तो दिखाना चाहिए इसके लिए, इस चुनाव के लिए। Sir, coming to the global issues, I will ask only 1 or 2 questions. Mr. Narendra Modi has visited China 5 times in his 8-year tenure, and issues like Galwan, this Doklam, they are yet to be resolved. How do you observe the Modi's China policy? In fact, from China's point of view, they are resolved. China is claiming they've already taken control of what they want to. In Doklam, you know what happened. Yeah. Initial attempt was to build a road down this way, and we stopped them from Sikkim. So we had a standoff, 72 days. That was the end of that. Then the Chinese went this way. So they've reached where they want to reach. They still are on the heights overlooking the so-called Chicken's Neck, which is a narrow strip of road and land connecting West Bengal to the northeast. Now that road is now something that China can interdict in the event of war. They can shell that road and stop traffic on that road. It's a very serious problem. Doklam now is a real negative for us. Similarly, when it comes to Galwan Valley, those were areas where both sides would patrol. It was a kind of no man's land. Now China has made it only Chinese territory. They have taken it, they have put permanent structures there, they're not moving. So these are both setbacks for India. The Modi Sarkar has failed us on both aspects of our Chinese border. We must not pretend that this is just an unresolved issue. It has been resolved by the Chinese in China's favor, and Modi Sarkar must answer. Sir, since you are in a very close contact with the diplomatic world, since you were working in the United Nations, how do you observe this latest Putin's threat of nuclear option?
It's a very serious threat. I don't think we should be lighthearted about it, because if anyone uses nuclear weapons, even tactical weapons on a battlefield, they are completely opening Pandora's box. They're creating a situation where anything can happen and the whole world can be jeopardized. What happens if they use nuclear weapons on Ukraine? Do you think other countries are going to stay silent? We could actually start World War III by this kind of behavior. And I think it is Are you most sure that unfortunate. Putin is serious? Why are they saying it if they're not serious? Okay. Then what do you anticipate? Look, I'd like to believe this will not actually happen. It's only a threat. But the truth is But that is very this wishful war only. was itself unbelievable. No one could believe that in the modern day and age, Russia would just march into a neighboring country for no reason whatsoever and start attacking its people and its cities. The amount of destruction that has been visited upon Ukraine is not small. It's very, very serious. And this has been done by Russia, despite the fact that the United Nations has condemned it, because every country says state sovereignty is vital, borders are inviolable, that you must never use force to settle international disputes, international law must be respected. Putin has thrown all that aside and just marched into Ukraine. It's very difficult to understand or justify. And now to compound that by also threatening nuclear weapons, I think that is most unfortunate, and the world is right to condemn this kind of behavior. It's somewhat unfortunate that India alone has stayed on the fence. We are neither saying good nor bad, we are kind of abstaining on everything. That only works if we can become a force for peace. If by abstaining we buy ourselves credibility with both sides Right. in order to bring about peace, that's one thing. But right now, neither side seems interested in peace, Yeah. nor is India attempting to make an effort. Yeah. So thank you very much, sir, for giving us so much of time in spite of your busy schedule, and I wish you good luck for Monday. Dhanyavad, thank you for having me on Prague News. I must say, bor bhalo lagise. Thank you Thank very you much. very much.